चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एक दो न्यूमेरिकल्स के साथ में। नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई है, तो आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखते थे कि जो रे ऑफ लाइट होती थी वो क्या होता था, एक ही मीडियम में ट्रैवल करती थी। इस तरीके से लाइट आती थी और एक ही मीडियम में चली जाती थी। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, इस तरीके से। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक बात समझ लीजिए कि आपका जो ऑप्टिक्स है ये सबसे इजी टॉपिक है आपके क्लास 12 के लिए। अगर मार्क्स की बात करूँ तो 22-23 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है, और मैक्सिमम चीज़ें जो इसकी आपके सिलेबस में हैं वो क्लास 10 की हैं। केवल आपका लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और यही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, केवल ये नई चीज़ें हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि 2-3 टॉपिक ऐसे ढूंढिए जिनको आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इन एवरीडे लाइफ एक क्लास में चैप्टर दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका पॉलीमर्स एक चैप्टर है, पॉलीमर करके, पॉलीमर को खुद से पढ़ सकते हैं आप लोग, और बायोमोलिक्यूल्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से पढ़े जा सकते हैं, तो कोशिश करिए इन चैप्टर्स को आप लोग सेल्फ स्टडी से पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि किस तरीके से लाइट आती थी और नॉर्मल से हो करके रिफ्लेक्ट हो जाती थी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाता था। मेनली हम लोगों ने बात करी थी स्पेरिकल मिरर सी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये होता था कॉनकेव और ये होता था कॉन्वेक्स। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए थोड़ा स्पीड में ख़त्म करूँगा। हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म देखे थे कि ये सी होता, ये हमारा पोल होता है पी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये एफ, और जितनी भी डिस्टेंस हम लोग लेते थे साइन कन्वेंशन की बात करें तो पोल से ही ली जाती थी। अगर एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट रे है वो उसका डायरेक्शन हमारे मेजरमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमेशा क्या होगा, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। सारी जितने भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे होंगे नेगेटिव होंगे, अदरवाइज पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए क्या देखा था, कॉनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी इमेजेस होती थी वो कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक केस ऐसा होता था जब क्या बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल एक केस ऐसा होता था, बाकी हर केस में क्या होती थी, हमारी रियल इन्वर्टेड बनती थी। जो एक केस होता है जिसमें वर्चुअल बनती है वो होता था बिटवीन एफ एंड पी। बाकी केस कौन कौन से होते थे, हम लोग बियॉन्ड सी रख देते थे, एट सी रख देते थे, फिर सी और एफ के बीच में रख दिया था, उसके बाद में फोकस पे ही रख दिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, मिरर फार्मूला देखा था कि किस तरीके से हम 1/f = 1/u+v को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा फिगर था, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इससे रे ऑफ लाइट निकली, रिफ्लेक्ट हुई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 3 एंगल हम लोग मानते थे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ये ऑब्जेक्ट रखा रहा होगा, ये आई होगा और ये एफ होगा, ये डिस्टेंस हो गई यू, ये डिस्टेंस हो गई हमारी एफ, और ये इतनी डिस्टेंस हो गई वी, और इस साइड को मान लेते थे एच। ये एंगल मेरा अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, और ये एंगल गामा। कुछ नहीं करना होता था, बस 10 के रेशियो लेने होते थे और एक्सटीरियर एंगल हम लोग को चेक करना होता था, और इससे हम लोग प्रूवमेंट कर लेते थे। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो रे ऑफ लाइट होती थी सेम मीडियम में ट्रेवल करती थी। जैसे हम लोग की रियल लाइफ में होता है एयर में, हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं, हम भी एयर वाले मीडियम में बैठे होते हैं, और जो रे ऑफ लाइट होती है वो भी एयर में ही ट्रेवल कर रही होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो जाता है, अब की रे ऑफ लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। इस तरीके से ये मीडियम 1 हो रहा होगा और ये मीडियम 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है। अब इसी को हम लोग को पढ़ना होता है। अब यहाँ पर 2 मीडियम की बात करी जा रही है, तो इस मीडियम को भी डिवाइड कर दिया गया रेयर और डेंसर में।
अब रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। रेयर मीडियम जो होता है वो बोल सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम जहाँ पर आसानी से रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकती है, रे ऑफ लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, लाइट को रे को ट्रेवल करने में क्या होता है, कुछ दिक्कत होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मेनली हमको यही दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि रेयर मीडियम जो होता है, अब रेयर मीडियम के एग्जांपल की बात करें जहाँ पर आसानी से लाइट ट्रेवल कर सके तो हमको पता है एयर। जब भी डेंसर मीडियम की बात करें तो ग्लास, डायमंड, इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दो मीडियम बेसिकली बनाए गए हैं, रेयर और डेंसर। और नी से जो डेंसिटी मिलती है उसको हम लोग जो बोलते हैं, जिस डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्टिकल रेयरर डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसर डेंसिटी, दो तरीके की डेंसिटीज हमको यहाँ से मिलती हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि दो मीडियम होंगे यहाँ पर, ये M1 मीडियम, ये M2 मीडियम। ये मान लीजिए रेयरर है और ये डेंसर है। रेयर में क्या हो रहा है, आसानी से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन डेंस में क्या, मैंने आपको बताया वेलोसिटी कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें डेंसर से अगर रेयरर में आती है लाइट, ये मान लिया डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। अब डेंस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट की स्पीड कम होती है, लेकिन रेयर मीडियम में स्पीड की लाइट क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। अब यही चीज़ हम लोग को देखनी है। तो अब इसी में एक चीज़ है कि हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी, जो मैंने भी आपसे बोला कि ऑप्टिकल रेयर डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसर डेंसिटी, दो तरह की डेंसिटीज होती हैं, इनको किस तरीके से मेज़र करा जाता है। तो इसके लिए हमको एक टर्म दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नंबर होता है, ये इंडेक्स होता है। इसमें क्या करा जाता है, जिस भी रे ऑफ लाइट के लिए हमको ऑप्टिकल डेंसिटी जिस भी मीडियम के लिए निकालनी होती है, हम लोग सिंपल सा उस रे ऑफ लाइट की किसी भी मीडियम में वेलोसिटी का कंपेरिजन स्पीड ऑफ लाइट से करा देते हैं। जब भी रेशियो की बात हो रही होती है तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन की बात हो रही होती है। तो म्यू हमको दिया गया है, जो फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है वो C/V, जहाँ पर C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जबकि जो V होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। C की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸, जबकि V हमको गिवन होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट होगी वो हमको बताया जाएगा कि ये रे ऑफ लाइट की स्पीड इतनी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहें, मैंने आपको बताया एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, ये सिंपल सा। अगर हमसे कहा गया है एक ग्लास मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका क्या मतलब है? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू = C/V, यानी कि V = कितना हो गया, C/μ, यानी कि 3.8 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8/1.5। यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चलता है, अगर किसी भी मटेरियल का हमको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम ये देख सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वो रेयरर मीडियम होगा कि डेंसर मीडियम होगा। अब हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, यानी कि हमको एक चीज़ पता चल गई, जो ग्लास में रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी होगी वो 1.5 टाइम्स कम होगी, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। यानी कि थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम हम लोग स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं। अब एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो हमको फॉर्मूला वही म्यू = C/V, जहाँ पर C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर, और एयर में ही हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली होने वाली है। तो ये हो गया = 1, यानी कि जो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डज वैल्यू ऑफ n, कहीं कहीं म्यू को n से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है डज वैल्यू ऑफ n बी लेस देन 1, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमको पता है किससे कंपेयर करा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी रे ऑफ लाइट की हो ही नहीं सकती है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कभी भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी, हमेशा 1.5, 2.5 इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होती है, और यही हमारा है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट मैंने आपको बताया दो तरीके के मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब दो कंडीशन हम लोग लेते हैं, एक बार रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस में जा रही है, एक बार डेंस से रेयर में जा रही है।
अब हमको पता है रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, फास्ट होती है, बट डेंस मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है तो रेयर से डेंस में जाने पर जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और यही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि डेंस से रेयर में जाने में क्या होता है, डेंस में तो स्पीड स्लो रहती है बट रेयर में जाके स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइट क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, ये आर और ये आई। यानी कि हमको यहाँ पर पता चला कि जो अगर हम रेयर से डेंस में जाएं तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जबकि यहाँ पर अगर देखें डेंस से रेयर में जाने में तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यही होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, जबकि डेंस से रेयर में जाने में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और रे ऑफ लाइट कहाँ पर बेंड नहीं होती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो केसेस होते हैं जहाँ पर रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होती है। अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएं, 0 डिग्री हो जाएं, यानी कि नॉर्मल के अलॉन्ग ही रे ऑफ लाइट ट्रेवल करे, उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होती है। दूसरा कंडीशन होता है अगर सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, कि यहाँ पर भी एयर था, यहाँ पर भी एयर था, या कहें यहाँ पर भी रेयरर, यहाँ पर भी रेयरर, या यहाँ पर भी डेंसर, यहाँ पर भी डेंसर, यानी कि जब सेम मीडियम पर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा, जब भी हमारी रे ऑफ लाइट क्या होगी, 0 डिग्री एंगल पे या नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो वो कैसी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, किसी भी तरह कोई बेंड नहीं होगा। अब हम लोग बात करें म्यू की, तो म्यू हम लोगों ने पढ़ा क्या, C/V। अब एक हम लोगों ने फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है। अब अगर एक बात और कर लेते हैं पहले, ये मान लीजिए कोई मीडियम था, M1 मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 था, यहाँ पर वेलोसिटी V1 थी। ये कोई मीडियम था जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू2 था और वेलोसिटी V2 थी। अब C स्पीड ऑफ लाइट तो हर जगह कांस्टेंट रहने वाली, तो यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम फर्स्ट मीडियम के लिए लिखें तो फर्स्ट मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू1 इक्वल टू C/V1 और म्यू2 इक्वल टू C/V2। अब अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास में आ जाएगा, म्यू2/म्यू1 इक्वल टू, ये C से C कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, V1/V2। इसी म्यू1/म्यू2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं ऐसे, म्यू2/1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, हमारे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनमें इसी टाइप का हमको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे हमको बोला जाएगा हमारे जो न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म में, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जाएगा म्यू/म्यू है। इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका रेशियो हम लोगों ने पढ़ा क्या है, म्यू2/म्यू1 इक्वल टू V1/म्यू2। अब इसी का एक प्रूवमेंट और होता है, एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा हुआ है क्लास 11 में जब लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी थी, V इक्वल टू F लैम्डा, जहाँ पर F क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होती थी, लैम्डा क्या होती थी, वेव लेंथ होती थी। यानी कि इसी फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें म्यू2/1 की, तो ये हो गया म्यू2/म्यू1, यहाँ से आता है V1/V2। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी में किसी तरीके का चेंज नहीं होता है, बट वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। तो V1 की जगह हम F लैम्डा1 और F लैम्डा2 रख सकते हैं V2 की जगह, तो यहाँ से F से F कैंसिल हो जाएगा और आएगा λ1/λ2। तो इस फॉर्मूले के आपको अपने दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल लगाते वक्त। अब जैसे हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, यहाँ पर हमको VW दिया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन वाटर दिया गया है, और वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया है। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए इसमें, अब जैसे हमसे इसमें पूछा गया है, हमको निकालना है म्यू W,
यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्या होता है, C/V। वी कौन से लिया जाएगा, वाटर की बात करिए तो वाटर की वेलोसिटी ली जाएगी। C हमको पता है कितना होता है 3 × 10⁸ और VW हमको कितना दिया गया है 2.25 × 10⁸। इसको सिंपली सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आएगा 300/225 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, अब की हम क्या ले लेंगे, फिर से वही C/V, वेलोसिटी किसकी ली जाएगी, एयर में ली जाएगी, यानी कि फिर से 3 × 10⁸/2 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, यानी कि 1.5। ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब हमसे पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बताइए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए। हमसे पूछ दिया गया है, बल्कि ये जी दिया गया है ग्लास, हमसे पूछ लिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमको बताना है, वाटर बताना है। तो इसको किस तरीके से करें, इसको हम लिख सकते हैं μg/μw, इस तरीके से लिखा जा सकता है μw, हाँ μg/μw। अब μg हमको निकालना आता है, क्या होगा, C/वेलोसिटी इन ग्लास, यानी कि C/वेलोसिटी इन ग्लास C/वेलोसिटी इन वाटर। अब क्या करें, अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ ग्लास भी हमको दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है, और C क्या है, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है। तो अब C को हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग C को सीधे हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि C को कैंसिल कर दिया, तो मेरा यहाँ C को कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा क्या आ गया VW/VC। अब कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर लिख देना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिख देना है, और उन दोनों को डिवाइड करके हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल होता है वो क्या होंगे, तीनों सेम प्लेन में होंगे। जबकि जो दूसरा लॉ बताया गया है यही मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्नेल्स लॉ, ये सेकंड लॉ होता है, यही हमारा सेकंड लॉ। इसमें हमको बताया गया sin I/sin R = म्यू, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन का जो रेशियो होता है वही किसके बराबर होता है, हमारे 1/2 के बराबर होता है, यानी कि जिस मीडियम से रे जा रही होगी उस मीडियम के बराबर होता है। अब ये आया कैसे, इसको देखते हैं, ये लॉ बनाया क्यों गया। अब देखा गया, यहाँ पर मैं 3 नॉर्मल ले रहा हूँ, ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से बेंड हुई, ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से बेंड हुई, ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से बेंड हुई। अब एक ही नॉर्मल में क्या हम देख रहे हैं, बार बार एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, और दोनों साइड के मीडियम में हमेशा सेम है। इस कंडीशन में भी μ1 था, इस कंडीशन में μ1 था, इस कंडीशन में μ1 था, जबकि यहाँ पर ये भी μ2 था, ये भी μ2 और ये भी μ2। बस क्या हुआ, जब इंसिडेंट रे की स्पीड को हमने थोड़ा घटाया बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है। इससे हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला, एक्सपेरिमेंट किए गए और वहाँ से पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमेशा साइन ऑफ I और साइन ऑफ R के रेशियो के बराबर होगा, और हमें किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, और यही हमारा होता है क्या, स्नेल्स लॉ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे में। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, या बल्कि इसको हम कांस्टेंट बोल दें, ये कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कांस्टेंट होता है। हमने बोला हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्ट, एक तरीके से मीडियम की प्रॉपर्टी है ये,
तो हर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे ग्लास के लिए होगा, वाटर की बात करें तो हमेशा 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास के लिए भी कुछ होगा, जैसे 1.5 है। तो हर मीडियम के लिए कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर दी गई है। ये कांस्टेंट वैल्यू आती कहाँ से है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के रेशियो से ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये हमको एक रे ऑफ लाइट दी गई है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। ये आर हमको निकालना है, और हमको निकालना है, एक तो आर निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा हमको निकालना है डेविएशन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों को पता है क्या है, और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है कि रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। एयर का हम लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 से 2 में आ रही है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, व्यू एम, किसी भी मीडियम म्यू एम में और व्यू ए में। अब कुछ नहीं करना है, साइन ए की वैल्यू रखनी है 60 डिग्री, या मीडियम की वैल्यू हमको दी गई है 3 और एयर का हमको मालूम है 1, और साइन आई 60 की वैल्यू कितनी होती है, बल्कि इसको 3 ना करके ये √3 कर लीजिए। अब हमको पता है कि साइन आई आई की वैल्यू 60 है, यानी कि साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर डेविएशन की बात करें तो डेविएशन क्या होता है, जब ये रे ऑफ लाइट आई होगी तो अगर ये मीडियम वाला प्रॉब्लम ना होते तो स्ट्रेट चली गई होती। ये है मेरा डेविएशन, और इसको इससे रिप्रेजेंट करा जाता है सिग्मा से। अब ये देखिए, ये एंगल और ये पूरा एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर से, तो हमारा जो भी आर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। ये नोट्स में देख लीजिएगा, शॉर्ट में लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क के पीछे ऑलरेडी लाइव क्लास हो नहीं पाई है। तो यहाँ से जो आई आया वो आया आर प्लस सिग्मा। अब ये हमको 60 मालूम है, आर 30 मालूम है, और ये सिग्मा, यानी कि यहाँ सिग्मा कितना आ गया, डेविएशन भी कितने डिग्री का हुआ है, 30 डिग्री का हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ हम लोगों ने क्या क्या सीखी है यहाँ पे आज। एक तो हम लोगों ने रेयर और डेंसर सीखा। रेयर मीडियम क्या होता है, डेंस। रेयर में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि डेंस में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इन्हीं दोनों मीडियम के लिए हम लोगों ने डेंसिटी निकालना सीखा। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पर सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और वी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जबकि जो म्यू होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि डेंसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मीडियम के लिए, मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो हर मीडियम के लिए ये प्री डिफाइंड है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक मीडियम में दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है μ2 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। एक चीज़ हम लोगों ने ये देखी। इसके बाद में हम लोगों ने देखा क्या, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किसमें होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा हम लोगों ने देखा इंसिडेंट के आई और रिफ्रैक्शन के एंगल आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, या इसी को बोल दिया गया ये म्यू के बराबर होता है। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट में था, तो उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, नोट्स पढ़िएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास कोशिश होगी पूरी की लाइव होगी। इसको देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।